है पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम, फाइंड पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक सवाल बताओ तो मेरे को। इधर देखो, एक ही क्वेश्चन है, इधर देखो, बताओ ये v वर्सेस t ग्राफ है, बताओ एक्सेलरेशन कहां कहां जीरो होगा। फाइंड द पोजीशंस वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो। ये A B C D E, हेलो, कहाँ होगा वेयर एक्सेलरेशन इज जीरो? भाई तुम मुझे बताओगे या सिखा रहे हो मुझे? खुद बताना है, सिखाना नहीं। देखो जल्दी से बताओ बेटा, आराम से सोच समझ के बताओ। ए पढ़ाऊंगा मैं, अब भाई ने ग्राफ से रिलेटेड सवाल पूछ लिया था तो मैंने, मुझे याद आया। हाँ जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन होता क्या है? यानी स्लोप ऑफ वीटी कर्व, बोलो, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, या इसी को हम dv बाई dt कह सकते हैं, बोलो। अब सही है? इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ। क्या हो गया? तो इसको रिकॉर्ड मत करना बेटा, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब इधर देख लो भाई, भाई देखो, इधर देखो। एक तो पहले डिसिप्लिन से बैठो आप लोग प्लीज, जब चीजें समझ में आएंगी। इधर देखो, तुम सही से बैठो। हाँ, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन। यानी जहां स्लोप जीरो होगा वहीं एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन भी वहां पे क्या होगा बेटा? जीरो। स्लोप कहां जीरो होगा बेटा? स्लोप जीरो कहां होगा? जब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 90 या जीरो? 0 डिग्री। किससे? थीटा किससे नापते हैं हम? एक्स एक्सिस से। तो देखो, इस पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इस पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इस पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। तो बताओ, ये वाली कर्व कोई एंगल बना रही है? तो इसका मतलब यहाँ स्लोप क्या है? यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। हम मिनिमा मैक्सिमा दोनों पे ही स्लोप जीरो होता है। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, कहां पर जीरो होगा बेटा? ए पर, सी पर एंड ई पर। देख रहा है, इस हवाओं में बातों में सवाल है बेटा ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, tan थीटा कब जीरो होगा? साइन थीटा जीरो पे जीरो होता है ना बेटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा? tan। तो जीरो बाई कॉस क्या होगा? जीरो। तो tan थीटा जीरो पे ही तो जीरो होगा। क्या हो गया? जीरो। इन 3 जगह पर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अच्छा, अब देखते हैं कितने लोग समझदार हैं। सवाल मैं वही चेंज कर दूं भाई? मेरे पढ़ाने का फायदा देखना चाहता हूं कि कितना फायदा है। इसको लिखो पहले, है ना, 2 मिनट में लिखो इसको।
ये है पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम। फाइंड पॉइंट वेयर where acceleration is negative। हवा में बातें मत करो, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है, वो बी वर्सेस टी नहीं है, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। एक्स है डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये एक्स वर्सेस टी है, बी वर्सेस टी नहीं है। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन नहीं। और पूछा है क्या, फाइंड पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नो आंसर, पक्का। इसको मैं लिख देता हूँ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग में खुराफात अभी बना है ये, बिल्कुल जस्ट अभी ताजा ताजा बिल्कुल सवाल बना है। सवाल ये है बेटा, इधर देख लो, क्लियर है? इधर देख भाई, शांत रहो। 3 पॉइंट है ए बी सी। सवाल है फाइंड पॉइंट वेयर एक्सेलरेशन इज 0, 14 एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और ये ग्राफ दे रखा है एक्स वर्सेस टी के बीच। अब इस सवाल को करने वाले को मिलेंगे 11 रुपए का नगद पुरस्कार। करने वाले को, बोलने वाले को नहीं। क्यों नहीं होता है? रिटार्डेशन इज नथिंग बट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन कोई नई चीज नहीं है, जब एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी हो। सी, अच्छा देखते हैं जी, हवा में नहीं बताना है, सॉल्यूशन करके दिखाना है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो आपने पीडीएफ दी थी ना, वो पीडीएफ स्कूल में सब दे रहे थे। किस चीज की? हाँ, वो एनसीईआरटी ऐप पे अवेलेबल है, वो सीबीएसई द्वारा गिवन है। आप लोग नहीं मिलो, आप लोग नहीं बनाओगे खुद। तुम बनाओ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे अलग से बैठ के बनाना पड़ेगा। तुम लोग बनाओगे तो मुझे अलग दिखाते है। नहीं, बात वो नहीं। एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा, देखते हैं, देखते हैं। अरे याद करो वो सुनहरे दिन जब तुम्हें डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। आ जाओ। नहीं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। चलो जल्दी बताओ, आओ रे, इधर बताओ। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। ध्यान से देखना, हादसा हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? देखो प्लीज, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही ये बात, आपस में मत बातें करो। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। v क्या होता है? dx by dt। तो dt स्क्वायर हो जाएगा नीचे, है ना, और ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर x अपॉन dt, यानी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो एक्सेलरेशन।
डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या था? डी, अच्छा ये बताओ dx बाई dt क्या होगा? स्लोप, देखो बेटा d इंटू डी क्या होगा? और ये x और ये dt पूरा dt का स्क्वायर, सही है क्या? ठीक है, इधर देखो अब dx बाई dt क्या होता है? स्लोप, और d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर क्या होता है? चेंज इन स्लोप, चेंज इन स्लोप, यानी चेंज इन स्लोप जहां नेगेटिव होगा, यानी चेंज इन स्लोप बोले तो क्या? एक्सेलरेशन। तो चेंज इन स्लोप जहां नेगेटिव होगा वहीं एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और चेंज इन स्लोप कहां नेगेटिव होता है? मैक्सिमा पे। नहीं, हंसता है रे, हंसता है या रोता है? हाँ, ऊपर चढ़ के रोता है ना, लेकिन हंसता है मैक्सिमा पे या मिनिमा पे? मिनिमा पे हंसता है, तो इसका मतलब चेंज इन स्लोप पॉजिटिव होता है मिनिमा पे, और मैक्सिमा पे क्या होता है? तो बी पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? हाँ, लेकिन तुमने लॉजिक नहीं लगाया बेटा। हाँ, तो चेंज इन स्लोप नेगेटिव कहां पर होगा? एट मैक्सिमा, और मैक्सिमा क्या है इसमें? एट बी। हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मुझे ही मजा आ गया इसे बना के। ठीक है, कसम से ये तुम्हें कनेक्ट करा है वहां से, चेंज इन स्लोप थे जब मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, चेंज इन स्लोप। बोलो, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो रेडियस ऑफ द एटम है, जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, सॉरी एटम नहीं न्यूक्लियस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के क्यूब रूट के, एटॉमिक नंबर के क्यूब रूट के। क्यूब रूट का मतलब यही तो है, पावर 1/3। बोलो, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। किस किस को ये समझ में नहीं आता है? देखो, अगर ऐसे लिखा हो ना √5, तो इसका मतलब यहाँ स्क्वायर रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। और अगर यहाँ लिख रहे हैं 4, 5, तो यहाँ क्या होगा? 5 की पावर 1/4। यहाँ कुछ नहीं तो √2 है भाई। अगर ऐसे नहीं है तो स्क्वायर रूट होता है ना ये, तो 2 तो होता ही है हमेशा, सही है। तो उसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं? ये x है तो इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। और अगर ऐसे लिखा हो क्यूब रूट ऑफ y, तो इसको हम लिख सकते हैं y की पावर 1/2। सही है भाई। क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पक्का? ठीक है, ये तो बेसिक मैथ्स है। अच्छा, तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं तो ये कांस्टेंट आएगा कोई, r0 a की पावर 1/3। ये आप याद रखिए, अभी r0 एक कांस्टेंट है, दिस इज ए कांस्टेंट। वैल्यू याद करने में मुझे और तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी बता दूं, 1.3 × 10 की पावर -30। क्लियर? वैल्यू से हम लोग काम नहीं करेंगे, वैल्यू से हम लोग काम नहीं करेंगे। हम एक सवाल देंगे आपको, उससे हमें कुछ बताना है। ड्रॉबैक्स भी लिखाऊंगा, इसके घबराओ मत। तुम्हारे सर तो बहुत कुछ नहीं लिखवाएंगे बेटा, तुम्हारे सर तो ऐसे बताएंगे कि देखो एस ऑर्बिटल की फीलिंग ऐसे होती है, एस एस पी पी, और ऐसे ऐसे करेंगे। पागलपना है वो पागलपना है। तेरे को एक एग्जाम्पल में पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना रटवा दिया तो नाम बदल दियो। और ये बेटा बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, पर ये खुद बनाया हुआ है। ठीक है, वरना लोग बताते हैं भैया यहाँ लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, डराते होंगे लोग तुम्हें। हाँ, अभी सुनेगा ना तू, जब तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा तो लगेगा भाई साहब यही साइंस है। साइंस नहीं, वो साइंस नहीं, वो लॉजिक है सिर्फ। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये पहले 4 चैप्टर जो होते हैं ना केमिस्ट्री के, ये बहुत अच्छे हैं।
इनको जितना आप ज्यादा गहराई समझेंगे उतनी ज्यादा आपकी केमिस्ट्री में पकड़ बनेगी, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक। सही है। अब देखो इसके रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि रेडियस ऑफ द एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर का क्यूब रूट। अब मैं तुम्हें एक सवाल दिया, सवाल क्या है? सवाल क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एल्युमिनियम एटम टू रेडियस ऑफ रेशियो ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम एटम और टू द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस ऑफ भूला नहीं, मैं तुम्हें डायरेक्ट क्यूब रूट देना चाह रहा हूं। हाँ 9 क्यूब रूट होता है, 8 दे दें, 8 होता नहीं है किसी का। चले देख ले, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मेटल एक्स इफ एटॉमिक नंबर मास नंबर of atom X is 64। परफेक्ट फिगर देंगे ताकि तुम्हें आसानी हो। ठीक है, मैंने कोई X एलिमेंट मान लिया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। क्लियर? ये मास नंबर दे रखा है इसका कितना? 64। एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से कोई तुम्हें लेना देना भी नहीं है। एटॉमिक नंबर मैंने बता दिया, ले 32 है, बता दिया ले। हाँ, इफ मास नंबर ऑफ एटम एक्स, हाँ हाँ ये एटॉमिक मास है ना, मैं लिखना भूल गया हूँ। लो ये एटॉमिक मास है। आर कांस्टेंट 4 नहीं, रेशियो होगा तो ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट कट ही जाएगा। हेलो दादा, जल्दी से सवाल करेंगे। देखो इतना बकवास करने के लिए समय नहीं है, तो मैं पूरी थ्योरी पढ़ाओ, पूरा सवाल लिखाओ और फिर समझाओ और फिर तुम्हारे साथ बकवास करो। 2 साल लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में। हाँ, अगर ऐसे तुम लोग कर चाह रहे हो कि हम बातें भी कर लें, पढ़ा भी दें, हंसी भी हो जाए, आ जाओ इधर। कितना आ रहा है? क्या क्या आ रहा है? देखो मुझे हाथापाई पे मजबूर मत करो, आंसर निकालो। समझ में नहीं आ रहा है? मैं बताऊं क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सुनते नहीं। देखो अब भी मैं वही शब्द कहूंगा जो पहले कह चुका हूं, तुम चाहो तो वीडियो में देख ले। लेकिन तुम सुनते नहीं हो ना एक बार में यार। कितना आ रहा है बेटा? ना गलत, पता नहीं, हमें खुद नहीं पता है ना? हाँ नहीं आ रहा है किसी का। देखो हाँ तो रख के देखियो। सही है। हाँ कैसे कहूँ? सही है, सही है, आंसर इज करेक्ट। देखो इधर क्या है, सिंपली क्वेश्चन बहुत आसान है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसी भी एटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एटॉमिक नंबर के 1/3 पावर के। बोलो। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम की पावर 1/3 डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स की पावर 1/3 है। भाई तू कहां से मैथ पढ़ रहा है? एक मिनट। इसको अगर हम चेक करना चाहें कि भैया ऐसे नहीं कर सकते हैं क्या? 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर, तेरे अनुसार इससे ये कट गया, ये आंसर आना चाहिए 5।
आंसर चेक कर, 625 डिवाइड बाई 125, आंसर आ रहा है 125। कोई ट्रिक नहीं, तुम बैकफायर करेगा ट्रिक हमेशा, याद रखना। हाँ 25, इसका मतलब ये 5 गलत है ना। मेरी बात सुन पहले, जब सेम होता है जब भी तो माइनस होगा। क्या इन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है? x की पावर 2 डिवाइड बाई y की पावर 2, तो तू कह रहा है x अपॉन y और पावर 2 माइनस 2 है जो मुंह प्रसाद। x 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। x समथिंग की पावर 0 क्या होगा? 1। तो इसका मतलब 1 आएगा। ये x की वैल्यू तू मान ले 2 और y की वैल्यू मान ले 3, तो ये आना चाहिए 4/9 और तेरा आंसर क्या आ रहा है? 1। अबे तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो पता नहीं कैसे हैं, समझ में आना उद्देश्य नहीं है, गलती करके देखना उद्देश्य था कि अगर हम ऐसा करते, जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना कि हम इसे काट सकते हैं तो वैल्यू रख के देख लिया करो, है ना। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27 का क्यूब रूट डिवाइड बाई इसका कितना बताया मैंने? 64 की पावर, तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3 और 64 का क्या होगा? आंसर क्यों नहीं पता है भाई? यार तुम ये बताओ, तुमको मैंने 1 लाख बार कहा है कि 20 तक सब याद कर लो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तुम लोग यार 20 तक भी नहीं याद कर पा रहे। अब मैं तुम्हें वही टेबल बना के दूं बचपन वाली के, यहाँ एटॉमिक नंबर ले गया, मास नंबर ले, गलत है ये तरीका। सामने दीवार पे चिपका के रख, नहीं हो रहा याद तो क्या दिक्कत है? दीवार पे लगा रहेगा तो याद होगा, देखते देखते। बहुत है यार, कितना करेगा? रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y to radius of nucleus of x if mass number of y is mass number of y is 125 and mass number of x is 512। बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब खुश हो गया? बस यही तो सवाल है, और क्या सवाल है? ओके डन, ठीक है, इसे हटाते हैं बेटा, करा देता हूं, जल्दी देख लो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 2y अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ x क्या होगा बेटा? a ऑफ y की पावर 1/3 डिवाइड बाई a ऑफ x की पावर 1/3, तो ये कितना होगा? 500 125 डिवाइड बाई 512 की पावर 1/3 की पावर 1/3, है ना। तो ये क्या होगा? 5 और ये क्या होगा? 8, तो आंसर क्या आएगा? 5:8। सही है, पक्का। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें सिखा दिया है ना, वरना तुम पहली नजर में देख के इस क्वेश्चन को क्या कहते? कहां से दे दिया? कहां से दे दिया? कवाड़िया नहीं, तुम यही पूछते कहां से दे दिया ये। इधर देख लो। अब तुम्हें मैंने बताया था कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व करता है। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, जो कि क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। इस पे चार्ज कैसा है बेटा? और ये कैसा है? तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगती है वही फोर्स घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके लिए घुमाने वाली फोर्स चाहिए जो कि सेंटर के टुवर्ड्स लगे। उसी फोर्स का नाम क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई नई फोर्स है या पुरानी फोर्सेस जो सेंटर के अबाउट लगती हैं? पुरानी फोर्सेस जो सेंटर के अबाउट लगती हैं। जल्दी बताओ, दोनों अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा चार्ज का। बोलो, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा चार्ज का। तो यही फोर्स क्या है? सेंटर के टुवर्ड्स लग रही है। तो यही फोर्स किसका काम करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से चार्ज क्या कर रहा है? रोटेट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। है ना? ये बात लिख दें। सेंट्रीपिटल फोर्स, centripetal force due to which electron revolve around nucleus is actually electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction is actually electrostatic force of attraction. पक्का? ठीक है। अब हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्यों? स्टेबिलिटी के लिए क्या बताना जरूरी था? इन्हें बताना जरा। चोमू प्रसाद आ जाओ। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। हाँ, रिवॉल्व, ठीक है। ए भाई शांत हो जाओ। भैया आप भी च्युइंगम खाया करो, बड़ी यूं करा करो पौहों की तरह, बिल्कुल लाइक रूमिनेंट्स, है ना? बिल्कुल रूमिनेंट्स की तरह। उसे रूमिनेशन कहते हैं बेटा, रूमिनेशन। खाना पचाएंगे नहीं, वो जो वापस अंदर से वापस लाके मुंह में चबाना फिर ले जाना, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। ओ भाई सुन, अच्छा ये बता, ये तू न्यार सानी लगाता है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लगाता है या 24 घंटे लगाता है? स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो उन्हें स्टोर करना होता है, वो जानवर है, लगेगा बाद में भूख लगेगी तो वो कह भी नहीं सकते हैं। तू तो कह देगा कि मैगी बना लो, वो नहीं कह सकते। तो वो सारा खाना एक ही बार में स्टोर करते हैं विदाउट डाइजेस्टेड, विदाउट च्यूइंग। उनके पास क्या होता है? रूमन एक जगह होती है अंदर, ठीक है। फिर है ना, और उसके बाद क्या होगा? जब वो बैठेंगे तसल्ली से, आराम से, तुम उनके सामने से हटा दोगे तो वो धीरे धीरे वापस आएगा, च्यू होगा, डाइजेस्ट होगा और एब्जॉर्ब होगा। हाँ वो अलग बात है ना, पैरी करता है। हाँ आ जाओ इधर। तुम भैंसिया पे बैठ के पढ़ते हो है कि तुम्हें हर टाइम कैसे पता रहता है? अच्छा, आया। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल सुन लो। देखो ऐसे मत करो। मैक्सवेल साहब ने एक थ्योरी दी थी। कौन से मैक्सवेल भैया? ग्लेन मैक्सवेल? नहीं, वो नहीं। मैक्सवेल साहब, पूरा नाम हम भी नहीं जानते हैं और ना तुम्हें जानना है। हाँ मैं बताऊंगा, वो वही है। सुन लो। तो मैक्सवेल साहब ने एक हमें बात बताई थी कि देखो, जब भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी जगह पे ट्रेवल करेगा या रोटेट करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसमें से एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर उनकी थ्योरी को सही माना जाए, जो कि सही थी,
तो रदरफोर्ड भाई साहब ने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता रहता है, किसके अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट। तो एक समय के बाद मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली लूज करेगा, जब रिवॉल्व करेगा यानी ट्रेवल करेगा चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। तो अल्टीमेटली एक ऐसा भी दिन आएगा जब वो उसकी एनर्जी निल हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो किस पे जाके ड्रॉप हो जाएगा? न्यूक्लियस पे। तो यानी नेगेटिव पॉजिटिव ये सब एक ही जगह मिल गए, तो एटम की स्टेबिलिटी तो हुई नहीं कुछ, एटम विल अनस्टेबल यानी बस्ट हो जाएगा। जब नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल के पास अट्रैक्ट करके वहीं चिपक गया, तो इसका मतलब क्या है? एटम इज नॉट स्टेबल एनीमोर। ठीक है, तो इस वजह से एटम स्टेबल नहीं है इनके अनुसार। किसके अनुसार? मैक्सवेल साहब के अनुसार। वही इनका ड्रॉबैक। क्या ड्रॉबैक है? कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट या ट्रेवल करता है, तो वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? ऐसी वेव जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं और जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन के। सुन लो, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? देखो ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? लेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर 90 डिग्री पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैं चल रहा हूं ये भी 90 डिग्री पे है ना? ये है, ऐसे मत करो गधे, ऐसे नहीं करना है, नहीं ऐसे मत करो, है ना? नहीं ऐसे मत करो, इधर देखो, रहने दो, छोड़ो, मुझे बताने भी नहीं देते हो, छोड़ो। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगा ना, तो मैं कभी क्लियर ही नहीं होगा कि मोशन कैसे होता है। नहीं, गलत है ये तरीका तुम लोग जो करना चाह रहे हो। मुझे पता है खुरापात है तुम्हारे दिमाग में। कुछ नहीं है, देखो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देखो हाँ, एक्स वाई जेड, देखो जिस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है उस एक्सिस के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर। लेट ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान ले मैग्नेटिक फील्ड, दोनों परपेंडिकुलर है, और ये डायरेक्शन जो आगे बढ़ूंगा उसके भी ये दोनों परपेंडिकुलर होगा। बोलना यार, तो कैसे प्रोपेगेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? क्लियर? बाहर में जाने दो, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब बहुत देखो बेटा, तुम अभी नहीं जानते हो, एक एसी नामक चैप्टर होता है क्लास 12 में। एसी, उसको हम सिर्फ फेजर से ही करते हैं, डायग्राम को, वोल्टेज इधर, करंट इधर, कैपेसिटेंस इधर। समझ रहा है? क्लियर है? ऐसे मत करो, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, वरना तू उस चैप्टर को समझा ही नहीं सकता है। और जो ऐसे पढ़ाता है ना बिना फेजर के, वो उस चैप्टर को छुड़वाता है फिर बच्चे से। और एसी में प्योर मैथमेटिक्स है। क्लियर है? डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। क्लियर है? उसके पीछे लॉजिक है ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे। देखो उसमें होता है सीरीज एलसीआर सर्किट। तो एल कहाँ है? नीचे, सॉरी कैपेसिटेंस नीचे, और ये जो सोलेनॉइड जो इंडक्टर है वो ऊपर, और रेजिस्टेंस ऐसे, है ना? या ऐसे कर लो इन तीनों को, है ना? एक देखो नीचे होता है, एक यूं करके और एक ऐसे, तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज एलसीआर। और अगर हमसे कहे कि बताओ अगर ये है, ये कट गया, आर नहीं है, और ये है, तो इनका नेट इंडिविजुअल कहाँ होगा? बीच में। अगर सिर्फ आर और सी है, आर और एल है, तो नेट कैपेसिटेंस कहाँ होगा? और अगर सिर्फ आर और कैपेसिटेंस है तो नेट रेजिस्टेंस कहाँ होगा? नीचे। और जो फेजर से डायग्राम बनेगा वो 10 पाई वही बताता है बहुत कुछ चीज।
सुन, ऐसे नहीं देखना होता है, ये मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं रियलिटी बताता हूँ, अपने मुंह से कह देता हूँ, ये बहुत बड़े टीचर की पहचान होती है, वो बिना अपनी इज्जत की परवाह करे तुम्हें समझाने के लिए कुछ भी करना है। ठीक है? आ जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, नहीं मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, तुम लोग जो मुझे अभी सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, इसके पीछे तुम्हें जब समझ में आएगा रीजन, जब टीचर ऐसे पढ़ाएंगे चश्मा लगा के, टुडे मैक्सवेल थ्योरी इज दिस, ठीक है? तो वो आईआईटीएंस के लिए होता है भाई, हम लोगों को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, a moving charge particle should emit energy in the form of electromagnetic waves. So, according to Maxwell theory, a moving charge particle should emit energy in the form of electromagnetic waves. Emit मतलब निकलना, should emit energy in the form of electromagnetic waves. ना निकलना, emit out होना, बाहर निकलना, ठीक है भैया? एग्जिट क्यों नहीं कह देते, तुम गधे हो। According to Maxwell theory, a moving charge particle should emit energy in the form of electromagnetic waves. So, electron should continuously lose energy while rotating about nucleus. ठीक है? Therefore इसके आगे यहां लिख दे रहा हूं, therefore a time is reached where energy of the electron becomes zero. Energy of electron becomes zero and hence fall in nucleus. Therefore, the atom will be unstable. Therefore, the atom will be, क्या लिख दूं? Therefore, the atom will be, इसको समझाने के लिए जान लगती है। Therefore, the atom Therefore, a time is reached where energy of electron becomes zero and hence fall in nucleus. Therefore, the atom will be unstable. But we know that it is stable. स्टेबल होना मतलब क्या? सुन लो मेरी बात। स्टेबल होना मतलब ये है कि उसमें एनर्जी का कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एनर्जी है, तो उसको कहते हैं हम स्टेबल होना। और जब एनर्जी कंटिन्यूअसली डिसिपिएट या
बड़े या घटे तो उसे कहते हैं अनस्टेबल।